टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिराव। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के स्टूडेंट हैं, आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि असिस्टेंट अकाउंटेंट 16 फरवरी आपका एग्ज़ाम डेट है। प्रिपरेशन करते रहिए। और बिजली विभाग जूनियर अकाउंट्स क्लर्क कोई भी अपडेट नहीं है एग्ज़ाम का आज की डेट तक, ठीक है। तो अभी आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, जल्दी अपडेट आएगा, एग्ज़ाम तो लिया ही जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते रहिए। सिलेबस आपका बहुत मेरे ख्याल से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपका सिलेबस है, ठीक है, बहुत जटिल है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, आज की जो क्लास है वो आपका जीएसटी सेक्शन, जो मैंने ऑलरेडी एक क्लास कवर कराया हुआ है। और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक क्लास मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है, आपको एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएगा। और वो क्लास, उसमें सेक्शन 1 से सेक्शन 25 तक मैंने डिस्कस कर लिया है पूरी तरीके से। थियरी भी आपका मैंने अलग क्लास में कराया है और एमसीक्यूज़ भी मैंने कराया है एक क्लास में। तो 2 क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन 1 से 25 तक का आपका थियरी और एमसीक्यू मैंने दोनों कवर करा दिया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सेक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन अब आपके एग्ज़ाम में आने लगे हैं। और हर एग्ज़ाम में अब आपके आएंगे। और एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एक नंबर अगर आपका कम होता है तो बहुत सारे बच्चों के आप पीछे चले जाएंगे। तो मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, मेरे साथ लगे रहिए, जितना सेक्शन में कवर करा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए। तो सेक्शन 1 से 25 आपका कवर हो गया। आज की जो क्लास है उसमें हम सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 35 तक, मतलब सेक्शन 25, मतलब धारा 26 से लेकर धारा 35 तक हम पूरा आज कवर करेंगे। और टोटल 10 सेक्शन है। डेली बेसिस में आपको ये सेक्शन पढ़ाऊंगा, डेली एक एक क्लास में लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, क्योंकि एक साथ अगर सभी सेक्शन करा दिए जाए तो सेक्शन को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन याद नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है। तो डेली मैं आपको 10 सेक्शन कराऊंगा, 10 सेक्शन डेली आप क्लास कवर कीजिए। थियरी भी मैं कवर कराऊंगा, एमसीक्यू एक ही क्लास में, और डेली बेसिस पे आप उसे पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। पूरा 174 सेक्शन है 174 जीएसटी में। और मेरे हिसाब से हम लोग कवर कर सकते हैं, और मैं पूरा कवर करा दूंगा आपका 174 सेक्शन। मान लेते एग्जाम में अगर कहीं से भी आपका आ गया कोई भी सेक्शन, तो एक भी नंबर आपका कम ना होने पाए, क्योंकि एक नंबर कम होने से आपकी मेरिट में नाम आने से रुक सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज की जो क्लास है वो धारा 26 से धारा 35, मतलब सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 35 तक जीएसटी का, वो पूरा आज हम थियरी भी देखेंगे और एमसीक्यूज़ भी आज की क्लास में कवर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर वो यूपी ट्रिपल असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, आपके लिए बैच लॉन्च पूरी तरीके से, बैच रनिंग मोड में है, बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, एक ही एग्ज़ाम है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस बैच को ज्वाइन करने से आपको पूरा थियरी मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, थियरी क्लास लेक्चर, न्यूमेरिकल क्लास लेक्चर, एमसीक्यू क्लास लेक्चर, प्लस 1500 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। मिनिमम फीस के साथ आपको ये बैच मिल जाएगा। बिजली विभाग जूनियर अकाउंट्स क्लर्क जितने भी स्टूडेंट हैं, तुरंत बैच ज्वाइन करके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको 200 प्लस क्लास लेक्चर इसमें मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, थियरी नोट्स, न्यूमेरिकल नोट्स, एमसीक्यू, सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल जाएंगी, मिनिमम फीस के साथ आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों बैचेस को ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट जिनको मॉक टेस्ट लगाना है ऑडिटर के लिए, फिर आपको बिजली विभाग के लिए, तो आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं पूरी तरीके से, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मॉक टेस्ट भी आपके लिए लॉन्च हो गया है, और ज्वाइन करके आप ऐप से ही मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। ई बुक वगैरह भी इसके साथ दिया जा रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, देन आप टेस्ट सीरीज और क्लास कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल में हम 1 to 1 पूरा। तो आज की क्लास में हम सेक्शन 26 से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 1 से लेकर और 25 तक का। ये आपको प्रीवियस क्लास जो मैंने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे कराया हुआ है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थियरी भी आपको मिल जाएगा, प्लस एमसीक्यूज़ भी आपको मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ से वॉच कर लीजिए। चलिए सेक्शन 26 की आज हम बात करते हैं। धारा 26 क्या है? जीएसटी का जो सेक्शन 26, ये क्या कहता है? ये कहता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। डीम्ड रजिस्ट्रेशन मतलब, डीम्ड मतलब जैसे माना हुआ, रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, माना हुआ पंजीकरण के बारे में ये बताता है। तो अब ये होता क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मतलब धारा 26 यह कहता है, यह सुनिश्चित करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, टैक्स बिजनेसमैन है या कोई भी पर्सन है, ए टू जेड, अगर वो बिजनेस कर रहा है और उसने समय पे पंजीकरण उसने नहीं कराया है, ठीक है, समय पे पंजीकरण कराने के लिए उसने आवेदन नहीं किया है, तो उसे समय से पंजीकृत किया हुआ माना जाएगा। जब उसे पंजीकरण कराना चाहिए था और उसने जीएसटी कानून का पालन करने के लिए उसे मजबूर किया जाएगा। तो ये क्या कहता है? डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो
ऐसे वस्तुओं एवं सेवाओं, ऐसे गुड्स का वो बिजनेस करता है, ऐसे गुड्स का वो बिजनेस करता है जो पूरी तरीके से क्या है, मतलब उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जैसे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है या इंट्रा स्टेट बिजनेस करता है, माल एक शहर से दूसरे शहर में माल भेजता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, समझ में आया, या ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना उसके लिए अनिवार्य है। अगर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन नहीं करता है तो उसे डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, और जितना भी देरी वो करेगा उसके ऊपर उतनी ही पेनल्टी लगाई जाएगी कि भैया बिना रजिस्ट्रेशन के तुम माल बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ठीक है। और जाहिर सी बात है, इन्फॉर्मेशन अपनी छुपा रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने से, तो पेनल्टी लगाया जाएगा और उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मजबूर भी किया जाएगा। तो ये होता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए, सेक्शन 27 क्या कहता है? सेक्शन 27 कहता है आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, मतलब जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एमसीक्यू क्लास जब मैं कवर करा रहा था। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब जो होते हैं, जैसे मुंबई का एक बिजनेसमैन है, मुंबई का एक होलसेलर है, वो दिल्ली में आया, दिल्ली में मेला वगैरह जहाँ लग रहा है वहाँ पर वो अपना माल बेच रहा है। या तमिलनाडु का ही कोई बुक सेलर है और दिल्ली में ही बुक स्टॉल वाला जब मेला लगता है, दिल्ली फेयर जब लगता है, तो वहाँ पे लाके वो अपनी बुक्स को बेच रहा है। तो ये लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, ये घूम घूम कर अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। और जितने भी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, अनिवासी आप जानते होंगे जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट पर्सन है और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उनसे संबंधित जो विशेष प्रावधान है वो धारा 27 में बताया गया है, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनके बारे में विशेष प्रावधान जो बताया गया है वो सेक्शन 27 में बताया गया, धारा 27 में क्या है देखिए। जीएसटी अधिनियम की धारा 27 विशेष रूप से जो विशेष प्रावधान मतलब विशेष प्रावधान मतलब स्पेशल प्रोविज़न जो बनाए गए हैं, किनके लिए? अस्थायी कर योग्य व्यक्ति मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनसे संबंधित है धारा 27। ये धारा उन व्यक्तियों के लिए नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित करता है जो भारत में क्या है, अस्थायी रूप से मतलब परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, ठीक है, अस्थायी रूप से कर योग्य आपूर्ति करते हैं, मतलब टैक्सेबल गुड्स की, टैक्सेबल सर्विसेज की सप्लाई करते हैं भारत में। और ये कौन लोग हैं? ये लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेसिडेंट पर्सन है इंडिया के, मतलब इंडिया के निवासी नहीं है, लेकिन इनका स्थायी व्यवसाय भारत में नहीं है। तो उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, नियम कानून बनाए गए हैं इन लोगों के लिए। तो ये सेक्शन 27 में है आपका, सेक्शन 27। और भी बात कर लें, सेक्शन 27 जो है वह अस्थायी गैर निवासी कर योग्य व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान करती है ताकि वे भारत में अपनी सीमित गतिविधियां, ठीक है, मतलब लिमिटेड एक्टिविटी के लिए वो जीएसटी अनुपालन कर सके। भाई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो क्या, वो रहने आ रहा है मुंबई में, भाई उसका बिजनेस है, लेकिन वो दिल्ली में आके दिल्ली में फेयर में माल बेच रहा है अपना, तो परमानेंट थोड़ी ना वो दिल्ली में रहकर माल बेचेगा। जब तक फेयर रहेगा फिर वो चला जाएगा, मेला जब तक रहेगा तब तक वो रहेगा, तब उसके बाद वो चला जाएगा। तो सीमित गतिविधियों के लिए वो बिजनेस कर रहा है, तो जीएसटी अनुपालन मतलब उसके लिए रूल्स वगैरह सारी चीज़ें अलग रहेंगी, और उसको जीएसटी अनुपालन मतलब जीएसटी के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण और कराना पड़ेगा जीएसटी के थ्रू, और एडवांस में ही जीएसटी टैक्स उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट उसे उसका डिटेल थोड़ी ना बार बार चेक करेगी, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इन लोगों के लिए एडवांस टैक्स की सुविधा रखी गई है, इन लोगों से एडवांस में ही गवर्नमेंट 10,000 रुपये मान लो गवर्नमेंट ने एडवांस में जीएसटी ले लिया इससे। अब ये जितना माल बेचेगा, बेच कर जब ये जीएसटी रिटर्न फाइल अपना दायर करेगा, जीएसटी रिटर्न अपना फाइल दायर करेगा, तब उसकी टैक्स लायबिलिटी वहाँ पता चल जाएगी। ज़्यादा होगा तो मतलब 12,000 अगर टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो 2,000 रुपया और गवर्नमेंट को पे करेगा। और अगर मान लेते हैं 8,000 टैक्स लायबिलिटी आ रही है, उसमें ज़्यादा सरकार ने उससे ले लिया है, 10,000 सीधा गवर्नमेंट ने ले लिया, तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, बाद में जहाँ पर भी वो आगे बिजनेस करेगा इस 2,000 का फायदा उसमें उससे मिल जाएगा, मतलब टैक्स लायबिलिटी वो कम करा लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सेक्शन 27 है आपका। सेक्शन 28 क्या कहता है? सेक्शन 28 पंजीकरण में संशोधन से रिलेटेड है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद करके जाइए। पंजीकरण में संशोधन, रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड है जीएसटी के। तो देखिए, अगर आप मान लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने कराया और कोई जानकारी आपसे गलत हो गई, ठीक है, मान लेते हैं ईमेल आईडी आपने गलत दे दिया, या आप मोबाइल नंबर ही आपने गलत दे दिया, या आपने अपने नाम में सर नेम आपका गलत हो गया, या आपसे गलती हो गई, या आपने गलत जानकारी दे दिया, या कोई भी चीज़ हो, या अगर आपको कोई भी चीज़ अपडेट कराना हो, जैसे आपने मोबाइल नंबर जो दिया था वो मोबाइल नंबर अब आपका बंद हो गया है, नया मोबाइल नंबर आप अपडेट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए पंजीकरण में संशोधन की प्रक्रिया है और सेक्शन 28 के थ्रू ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप उसे सही समय पर सुधार करके और सही जानकारी जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 28 में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन
सेक्शन 29 क्या कहता है? सेक्शन 29 कहता है पंजीकरण को रद्द करना। आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है जो आपने कराया है उसको कैंसिल किया जा सकता है। अब कैंसिल किया क्यों जाता है ये मैंने बहुत बार बताया है बहुत सारी क्लासेज में। तो देखिए धारा 29 जो है वो पंजीकरण रद्द करने से रिलेटेड है। तो पंजीकरण रद्दीकरण मतलब कैंसिलेशन के बारे में है धारा 29, ठीक है, सेक्शन 29। जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया और कारण जो है मतलब क्या क्या रीज़न है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कम पूरी तरीके से रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप अपनी इच्छा से जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे आपने करा लिया, नया नया शौक था, आप बिजनेस करना चाहते थे और लोगों को देखकर आप बिजनेस करना चाहते थे, आप गए और फटाक से आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब पता चल रहा है कि बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है, लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, ठीक है, लेखपाल की वैकेंसी आ गई है या रेलवे में बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आ गई है। तो आप तैयारी में लग गए कि नहीं मुझे तैयारी करना है, मुझे नौकरी लेना है, चाहे जैसे मुझे पढ़ना है, सरकारी नौकरी लेना है। तो जाहिर सी बात है आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, करा लिया है, तो आप अपनी स्वेच्छा से इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा सकते हैं अपनी इच्छा से, ठीक है, कि मुझे बिजनेस अब करना नहीं है, भाई आप तैयारी करने में लग गए हैं तो अब आपको बिजनेस करना नहीं है, तो आप अपनी इच्छा से भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई व्यवसाय खुद से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहता है तो वो आवेदन कर सकता है। तो ये आपका क्या है, वॉलंटरी कैंसिलेशन आपका है। समझ में आया आपको? या तो यहाँ पे हम सेकंड बात करेंगे जीएसटी पंजीकरण के कैंसिल होने का। तो दूसरा जो रीज़न है वो है अनुपालन न करना। अनुपालन मतलब नॉन कंप्लायंस, मतलब अगर आप जीएसटी के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जीएसटी के नियमों का मतलब जीएसटी के रूल एंड रेगुलेशन का, जैसे आप समय पे जीएसटी रिटर्न फाइल दायर नहीं करते हैं, जीएसटी रिटर्न आप फाइल नहीं अप्लाई करते हैं। जैसे जीएसटी रिटर्न क्या, जीएसटी रिटर्न मतलब आप अपने एक नियत समय पे मतलब 3 महीने पर अगर आप करते हैं तो 3 महीने के अंदर कितना भी माल आपने खरीदा है, कितना माल आप सेल किए हैं, कितना आपने इनपुट टैक्स पे किया है, मतलब माल खरीदते समय कितना आप टैक्स पे किया है जीएसटी का, कितना माल आप बेचते समय आपने आउटपुट टैक्स मतलब कितना जीएसटी टैक्स आपने वसूला है, ये सारी जानकारी आपको जीएसटी रिटर्न के थ्रू आपको देनी पड़ती है, भरनी पड़ती है। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। व्यवसाय की गतिविधियां बंद होना, मतलब अगर आप मान लेते हैं व्यवसाय आपने बंद कर दिया है और अब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है ये आपका कैंसिल किया जा सकता है। मिस यूज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया है, बिजनेस आप कर रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन है और रजिस्ट्रेशन आपने कराया है, लेकिन आप उस रजिस्ट्रेशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब अगर कोई व्यवसाय है जीएसटी पंजीकरण को गलत तरीके से उपयोग कर रहा है, फर्जी वो बिल बना रहा है, फर्जी बिल बना रहा है, इनवॉइस बना रहा है, तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। क्लियर? रिटर्न नहीं भरना, अभी मैंने बताया अगर आप 6 महीने तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी का वो कैंसिल किया जा सकता है। व्यवसाय की संरचना में बदलाव, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, अगर आप जिस भी मतलब अगर आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस आप कर रहे हो और अभी तक आप पार्टनरशिप में थे, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अब वो पार्टनरशिप से आपने प्रोप्राइटरशिप या कंपनी में उसे बदल लिया है, ठीक है, या कंपनी से आपने एलएलपी में आपने बदल लिया है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर बदल गया है, बिजनेस का अगर हम बात कर लें कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया है, तो आपका पंजीकरण आपको नया कराना पड़ेगा। जैसे आपका बिजनेस बदल गया है तो आपको पंजीकरण आपका रद्द हो जाएगा और आपको नए पंजीकरण के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। भाई अभी तक आप मिलजुल के बिजनेस कर रहे थे पार्टनरशिपिंग में, अब आप अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नया पंजीकरण कराना पड़ेगा आपको। इस वजह से भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये किस सेक्शन में है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना? सेक्शन 29 में है आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का, ठीक है, जी धारा 30 जो है वो पंजीकरण रद्द करने का प्रतिसरण, मतलब प्रतिसरण एज अ डिफिकल्ट वर्ड है, आप इसे समझिए बहाल, मतलब बहाली। बहाली आप समझते ही होंगे, जैसे मान लेते हैं कोई भी ऑफिसर है वो समय मतलब अपने ड्यूटी पे गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, बाद में उसकी बहाली हो जाती है, मतलब फिर से उसको मतलब उसको जितने दिन तक सस्पेंड था सस्पेंड समाप्त करके उसे ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, तो बहाली ये समझिए आप। तो मतलब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया गया, मतलब रद्द नहीं अब किया जा रहा है, बहाली किया जा रहा है, ठीक है। ये सेक्शन 30 से रिलेटेड है, मतलब रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। धारा 30 कहता है अगर किसी व्यक्ति का जीएसटी पंजीकरण अगर रद्द हो गया है तो वह 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, 1 महीने के अंदर, जैसे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया तो 1 महीने के अंदर मतलब 30 दिन के भीतर आपको आवेदन देना पड़ेगा, ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पर जाकर या जीएसटी ऑफिस बगल में जहाँ पर भी है वहाँ पे जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और पंजीकरण को फिर से बहाल करने के लिए, फिर से रिवोक करने के लिए आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और सभी आवश्यक जितने भी आपके टैक्स वगैरह हैं, जो टैक्स आपने अभी तक नहीं भरा है, जीएसटी टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, वो आपको भरना पड़ेगा। और जो भी नियम कानून आपने नहीं फॉलो किए उसको पूरा करना पड़ेगा। या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय अगर आपने गलत जानकारी दी है तो वो भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, सही सही जानकारी। तो आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो
वो कैंसिल होने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन किस में है, सेक्शन 30 में है आपका। चलिए सेक्शन 31 क्या कहता है, सेक्शन 31 आपका टैक्स इनवॉइस के बारे में बताता है, कर चालान के बारे में बताता है। तो धारा 31 ये बताता है कि किसी भी वस्तु एवं सेवा की जो आपूर्ति है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाई की जा रही है, उस पर आपको टैक्स इनवॉइस जारी करना पड़ेगा। टैक्स इनवॉइस पूरी तरीके से कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है धारा 31 के तहत। जो भी माल आप बेच रहे हैं, ठीक है, और जो भी सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हैं, आपको टैक्स इनवॉइस मतलब टैक्स का बिल आपको जारी करना पड़ेगा। और इसमें आपको बिल जारी करने से क्या पता चलेगा, इसमें आपूर्ति की जानकारी, कहाँ पे माल सप्लाई आप कर रहे हैं, कितना टैक्स आप वसूल रहे हैं, ठीक है, उस सप्लाई पे, उस गुड्स पे कितना टैक्स आप चार्ज कर रहे हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, कितना टैक्स आप वसूल रहे हैं, और उसमें कुल मूल्य क्या बैठ रहा है, टोटल कितने रुपए का माल आप सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ये सभी विवरण उसमें शामिल होना चाहिए। और यह इनवॉइस जो होता है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो जीएसटी के तहत पूरी तरीके से ज़रूरी होता है। बाद में अगर जीएसटी रिटर्न करते समय, ठीक है, ये इनवॉइस बिल वहाँ पे लगाना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि आपने इतना टैक्स लगाया है, इतना टैक्स आपने वसूला है। तो ये कानूनी दस्तावेज होता है जो जीएसटी के तहत ज़रूरी होता है, इसका पालन करना ज़रूरी होता है। तो सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। चलिए सेक्शन 32 क्या है, सेक्शन 32 कहता है कर के अनाधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध। मतलब सेक्शन 32 ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथोराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स। हिंदी से नहीं क्लियर हो रहा होगा, इंग्लिश से आपका क्लियर हो जाएगा। प्रोहिबिशन मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना, मतलब निषेध, ठीक है। अनऑथोराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स मतलब जिसको टैक्स कलेक्शन करने के लिए, मतलब जो लोग एलिजिबल नहीं है टैक्स कलेक्शन के लिए, जो लोग जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन तभी वो टैक्स वसूल है, तो ये सारी चीज़ें करने से रोकना किसके तहत है, धारा 32 के तहत है। डिटेल में देखिए, जैसे धारा 32 यह कहता है, यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स केवल वे ही लोग वसूलेंगे, टैक्स केवल वही लोग वसूलेंगे जो कानून के अनुसार क्या है, मतलब जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं, जीएसटी के तहत ऑथराइज है, ठीक है, वही पर्सन टैक्स वसूलेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर बिना किसी अनुमति के टैक्स वसूलता है तो वह अवैध होगा, इलीगल होगा, और उसे पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, उसके ऊपर जुर्माना का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये धारा 32 है आपका, क्या है आपका, धारा 32 है आपका। धारा 32 प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन आपका क्या है, धारा 33 है आपका, सेक्शन 33। अब ये क्या कह रहा है, सेक्शन 33 कह रहा है कि कर चालान और अन्य दस्तावेजों में कर की राशि दर्शाई जाएगी। मतलब जो भी अमाउंट, मतलब माल सप्लाई करते समय आपको टैक्स जो आपने लगाया हुआ है, वसूला हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको टैक्स इनवॉइस में दिखानी पड़ेंगी, और अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, धारा 33 के थ्रू है। धारा 33 ये निर्धारित किया गया है कि जब कोई व्यक्ति टैक्स इनवॉइस या अन्य दस्तावेज जारी करता है तो उसमें वस्तु एवं सेवा पर लगे टैक्स की दर, मतलब कितने रेट से आपने टैक्स लगाया है, जो भी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हैं, और टैक्स लगाने के बाद कितना अमाउंट बन रहा है, कितना माल आप सप्लाई कर रहे हैं, ये दिखाना पड़ेगा आपको। इससे व्यापारी और ग्राहकों के बीच क्या टैक्स की स्पष्टता बनी रहती है। भाई जैसे ए है, ए माल बेच रहा है, बी को बेच रहा है, ए मुंबई में है, बी दिल्ली में है, ये यहाँ से माल सप्लाई किया जा रहा है बी के पास, तो बी को एक टैक्स बिल मिलेगा, टैक्स इनवॉइस मिलेगा। इसमें इसको मालूम चल जाएगा कि भैया 10 लाख का माल इसने मंगाया है, कितना इसको जीएसटी पे करना पड़ रहा है, ठीक है, आईजीएसटी इसको कितना पे करना पड़ रहा है, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में आईजीएसटी लगता है, तो कितना इसको पे करना पड़ रहा है, बी को पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो कस्टमर और व्यापारियों, मतलब ट्रेडर्स के बीच में ये स्पष्टता टैक्स को लेकर बनी रहती है, और किसी भी गलतफहमी और टैक्स की चोरी की संभावनाओं को इससे कम किया जा सकता है। तो ये धारा 33 में है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका धारा 34, क्या है, क्रेडिट और डेबिट नोट के बारे में बताता है। क्रेडिट एंड डेबिट नोट आपका क्या है, धारा 34 है। अब ये क्या है, तो देखिए धारा 34 जो है वो क्रेडिट और डेबिट नोट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब जो व्यापारियों को आपूर्ति के बाद जितनी भी त्रुटियां होती हैं, जो बदलाव होता है, टैक्स का सही हिसाब रखने में मदद करता है। जैसे ये एक व्यापारी है, इसने 10 लाख का माल सप्लाई किया, 10 लाख का माल इसको सप्लाई किया। अब इस माल में अगर मान लेते हैं इसने 1 लाख रुपए टैक्स लगाया, 1 लाख नहीं 50,000, ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, 40,000 मान लेते हैं इसने टैक्स लगाया। अब इसने कम टैक्स लगाया है, ठीक है, तब भी इसको क्या डेबिट नोट की जरूरत पड़ेगी। अगर इसने ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, 50,000 लगा दिया है, 10,000 ज़्यादा, तो क्रेडिट नोट की जरूरत पड़ेगी। मतलब सिंपल सी बात है, डेबिट और क्रेडिट नोट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, टैक्स लायबिलिटी अगर कम कैलकुलेशन हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से। तो जैसे आपूर्ति में, सप्लाई में किसी भी त्रुटि और बदलाव के कारण टैक्स का सही हिसाब रखने में ये मदद करता है। जैसे क्रेडिट नोट जो होता है ये तब जारी किया जाता है जब टैक्स में कमी होती है। जैसे कमी होती है मतलब क्या, 50,000 का टैक्स जोड़ना चाहिए था माल सप्लाई करते समय, जोड़ा 40,000 ही गया है, तब क्रेडिट नोट जारी किया जाएगा। और डेबिट नोट कब जारी किया जाएगा, जैसे जब 40,000 ही जोड़ा गया है और जबकि एक्चुअल में 60,000 जोड़ना चाहिए था,
टैक्स, ठीक है, माल सप्लाई करते समय 10 लाख के माल पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ कम जोड़ा गया है, तो इसलिए डेबिट नोट जारी किया जाएगा। समझ में आया? इन दोनों का सही तरीके से उपयोग करके व्यापार अपने टैक्स दायित्वों को सही रख सकता है और ग्राहकों को सही क्रेडिट और डेबिट दे सकता है। तो ये सेक्शन 34 में है आपका। नेक्स्ट है और आज का लास्ट सेक्शन है, ठीक है, धारा 35। ये खाते और अन्य अभिलेख के बारे में जानकारी बताता है, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स के बारे में है क्या ये। देखिए धारा 35 जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले व्यवसायों को, मतलब जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं जो जीएसटी के थ्रू रजिस्टर्ड हैं, वो अपना लेखा जोखा और अपने सभी दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स को, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को उन्हें 6 वर्षों तक सही तरीके से रखना अनिवार्य है। 6 वर्षों तक सही तरीके से रखना उनके लिए अनिवार्य है। इसमें सभी लेन देन, सभी रिटर्न्स, टैक्स का जितना उन्होंने 6 साल तक जितना भी उन्होंने भुगतान किया है, क्रेडिट के रिकॉर्ड्स, ये सभी शामिल होते हैं। और यह धारा का उद्देश्य है कि सरकार को किसी भी समय सही और पारदर्शी जानकारी मिल सके। आपको अपने सभी अकाउंट्स को, सभी डॉक्यूमेंट्स को 6 साल तक इकट्ठा रखना है, सेफ रखना है आपको, ठीक है, जीएसटी रजिस्टर्ड जितने भी बिजनेसेस हैं। और इससे सरकार को बहुत सहूलियत मिलती है। सरकार को सभी लेन देन, रिटर्न, टैक्स भुगतान, क्रेडिट, ये सभी जानकारियाँ सरकार को समय समय पे मिलती रहती हैं और सरकार मांग सकती है आपसे, तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इससे सरकार को किसी भी समय सही और पारदर्शी जानकारी मिल सके, यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवसाय सभी जीएसटी नियमों का पालन कर रहा है। तो ये आपका क्या है, धारा 35 है। समझ में आया? तो ये धारा 26 से लेकर धारा 35 तक का आज आपका हो गया है। टोटल मैंने कहा था 10-10 सेक्शन में डेली कराऊंगा आपको, और आज की क्लास में मैंने 10 सेक्शन टोटल 26 से लेके 35 तक का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। डेली आपको मैं क्लास कराऊंगा इसका। कैसी लग रही है क्लासेस, समझ में आ रहा है? तो जल्दी से जल्दी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट जो लोग देखते हैं डेली क्लास को, डेली विजिट करते हैं, सब लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये क्लासेस जो लाई जा रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज का कंटेंट समझ में आ रहा हो, पढ़ाया समझ में आ रहा हो, तो लाइक ज़रूर आप लोग कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। चलिए, जितने भी स्टूडेंट जो लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट या बिहार बिजली विभाग के लिए, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए, तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये बैचेस जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिनिमम फीस के साथ आपको ये बैच मिल जाएगा। थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको कोई बुक भी नहीं पढ़ना है मार्केट से लाकर, सारे नोट्स, थियरी नोट्स, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सब आपको मिल जाएंगे। तो इस बैच को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गया है, टेस्ट सीरीज लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्क में टेस्ट सीरीज जारी किया जाता है आप सभी लोगों के लिए। ई बुक लॉन्च किया गया है, ई बुक आपको टेस्ट सीरीज के साथ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी मिनिमम फीस के साथ। तो तैयारी करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, देन आप इस बैच से और टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अब थियरी हो गया, अब यहाँ पे हम एमसीक्यू सेक्शन फटाफट हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। एमसीक्यू सेक्शन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, जितना मैंने पढ़ाया ये सब एमसीक्यू सेक्शन है उसी का। तो धारा 26 जो है ये आपका एक क्वेश्चन यहीं पे बन गया। धारा 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है धारा 26 के तहत डीम्ड रजिस्ट्रेशन के लिए? तो देखिए, एक व्यक्ति जो वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति करता है स्वयं पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा, ये गलत है आपका। ऐसा करते हैं, अभी तो मैंने आपको थियरी पढ़ाया, अब सीधा हम डायरेक्ट आंसर पे चर्चा करेंगे। जैसे डीम्ड रजिस्ट्रेशन आपको भी मालूम है, जो व्यक्ति जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है लेकिन उन्होंने कराया नहीं है, तो उन्हें जीएसटी के तहत डीम्ड रजिस्ट्रेशन, उनको मतलब डीम्ड रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। तो इस हिसाब से तो आपका सी आंसर सही है। मतलब एक व्यक्ति व्यवसाय करने के बावजूद जीएसटी पंजीकरण करने के लिए उसने आवेदन नहीं किया है, तो पंजीकरण के तहत उसे माना जाएगा। तो ये आपका होता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। डिटेल में भी है, देखिए धारा 26 है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब एक व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, उसे जीएसटी पंजीकरण के लिए उसने आवेदन नहीं किया है, तो पंजीकरण के तहत उसे मान लिया जाएगा। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को पंजीकरण की स्थिति में लाया जाएगा, और उसे पंजीकरण के लिए आवेदन अगर उसने नहीं किया है तो ऐसा कंडीशन उत्पन्न किया जाएगा कि जब एक व्यक्ति अपनी आपूर्ति के कारण पंजीकरण के लिए उसे बाध्य होना पड़ेगा, ठीक है, फोर्स किया जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे आप माल वगैरह अगर कहीं से मंगाते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं और आप किसी कंपनी का माल मंगा रहे हैं, गुड्स को मंगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे जो भी कंपनियों से माल मंगाएंगे आपसे वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपसे मांगेंगे, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप माल नहीं मंगा सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये है आपका। नेक्स्ट है आपका धारा 27 जो है सेक्शन 27, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन टैक्स रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड है, उनके विशेष प्रावधान से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन आपका यही बन गया है, ठीक है। तो इनके बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इनके बारे में कौन सा कथन सही है? एक
हाँ, एक अस्थायी मतलब व्यवसायी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भारत में एक अस्थायी पंजीकरण की आवश्यकता होती है। कुछ समय के लिए उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये आपका सही है। केवल बड़ी कंपनियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये गलत है। निवासियों को ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने का अधिकार होता है, ये गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड है और इन्हीं के बारे में पूछा गया है। तो ये आपका यहाँ पे सी इज राइट, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। एक अस्थायी व्यक्ति व्यवसायी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भारत में अस्थायी पंजीकरण की आवश्यकता होती है। और दोनों के बारे में बात किया गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वह व्यक्ति होता है जो अस्थायी रूप से भारत में व्यापार करता है। जैसे एक व्यापारी जो एक विशेष कार्यक्रम मेले के दौरान माल बेचता है, और इस व्यक्ति को भारत में अस्थायी रूप से पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण और कराने के पहले ही आप उससे टैक्स ले लिया जाएगा, एडवांस टैक्स। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये इंडिया का निवासी नहीं होता है। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भारत में स्थायी रूप से नहीं रहता है लेकिन भारत में व्यापार या आपूर्ति करता है, तो उसे पंजीकरण के लिए अस्थायी रूप से पंजीकरण की आवश्यकता होती है और उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और धारा 28 क्या है, रजिस्ट्रेशन में संशोधन से रिलेटेड है। तो इसमें कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन में संशोधन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पंजीकरण को संशोधित किया जा सकता है लेकिन एक बार, गलत है। कई बार भी आप कर सकते हैं। पंजीकरण में केवल संशोधन जीएसटी अधिकारियों की अनुमति से किया जा सकता है। पंजीकरण में संशोधन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, गलत है। पंजीकरण में संशोधन केवल सरकार को है, व्यापारी को नहीं, ये गलत है। आपका ये सही है। जीएसटी में मतलब रजिस्ट्रेशन में जो संशोधन है, अमेंडमेंट, जो आप जैसे आपने नाम गलत दे दिया, मतलब नाम में गलती हो गई, या एड्रेस आपका जहाँ बिजनेस है वो एड्रेस में थोड़ी बहुत गलती हो गई, जो चेंजेस कराना है, गलतियाँ हो गई, तो जीएसटी अधिकारियों की अनुमति से ये किया जा सकता है आपका। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। धारा 29 जो है क्वेश्चन नंबर 4, रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वो है या तो ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या है, जीएसटी कैंसल से रिलेटेड पूछा है। तो एक बार पंजीकरण रद्द होने पे व्यक्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता, गलत है ये। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजीकरण केवल व्यापारी के अनुरोध पे रद्द किया जाता है, गलत है। अनुरोध पे तो किया जाएगा लेकिन अगर वो गलत प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है या रजिस्ट्रेशन टैक्सेबल लिमिट से या ऐसे उत्पाद एवं सेवाओं को बेच रहा है जो इलीगल है, तो कैंसिल किया जा सकता है। जीएसटी नियमों को पालन नहीं कर रहा है, कैंसिल किया जा सकता है। तो पंजीकरण रद्द होने पर व्यापारी को सभी बकाया टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। भाई पंजीकरण अगर रद्द हो जाएगा, दोबारा उसे रिन्यूअल कराना है, मतलब कैंसिल होने से रोकना है, तो सभी बकाया टैक्स राशि का उसे भुगतान करना पड़ेगा। तो ये सही है, पूरा भुगतान करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा। और पंजीकरण रद्द होने से व्यापारी की अन्य व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होती हैं। भाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसका बिजनेस वहीं रुक गया, वो खरीद बेच नहीं सकता। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। धारा 29 जो है ये पंजीकरण के रद्दीकरण तक होता है। एक व्यापारी अपने पंजीकरण को समाप्त कराना चाहता है तो निर्धारित मानदंडों के थ्रू रद्द किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट है, धारा 30 क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन के रद्दीकरण की पुनर्स्थापना। मतलब वही है कि रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो गया लेकिन कैंसिल कराने से मतलब रोकने के लिए आप जो कार्रवाई करते हैं, फिर उसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से रोक दिया जाता है, बहाल कर दिया जाता है। तो कह रहा है इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, पंजीकरण की रद्दीकरण पुनर्स्थापना 90 दिन का समय दिया जाता है, गलत है। 30 दिन के अंदर आपको फिर से क्या करना पड़ता है, सभी टैक्स वगैरह आपको भरना पड़ता है, सही जानकारियाँ दी जाती हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव कर दिया जाता है। तो पुनर्स्थापना के लिए व्यापारी को जीएसटी पोर्टल पर आवेदन करना होता है, ये सही है आपका। पुनर्स्थापना की कोई समय सीमा नहीं है, गलत है। पुनर्स्थापना केवल अधिकारियों के निर्णय से किया जा सकता है, व्यापारी के नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके या तो यहाँ पे जीएसटी 30 क्या कहता है, सेक्शन 30 कहता है कि पंजीकरण की रद्दीकरण पुनर्स्थापना, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्यापारी को जीएसटी पोर्टल पे आवेदन करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी पंजीकरण रद्द हो गया है तो वह फिर से रिन्यूअल करा सकता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे आवेदन करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, धारा 31 से रिलेटेड है, टैक्स इनवॉइस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अब मैंने क्या बताया था, टैक्स इनवॉइस मतलब जब भी आप माल बेचेंगे तो उसमें टैक्स की जानकारी आपको देनी पड़ेगी टैक्स इनवॉइस में। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस में यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है, टैक्स इनवॉइस में टैक्स की राशि को सही तरीके से दर्शाना होगा, ये सही है आपका। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टैक्स उपभोक्ता को टैक्स इनवॉइस जारी किया जाता है, व्यापारियों को नहीं, ये गलत है। टैक्स इनवॉइस में माल की आपूर्ति का विवरण होता है, सेवा का नहीं, ये भी गलत है। टैक्स इनवॉइस केवल एक बार जारी किया जा सकता है, गलत है। जब जब आप माल बेचेंगे, सप्लाई करेंगे, आपको टैक्स इनवॉइस जारी करना पड़ेगा, इसमें टैक्स की राशि सही तरीके से आपको दिखानी होगी। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। धारा 32 क्या कहता है, धारा 32 कहता है अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपका।
जो अनऑथोराइज कलेक्शन है, मतलब जिसको कोई भी मतलब जीएसटी के रजिस्ट्रेशन उसने कराया ही नहीं है, जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो टैक्स का कलेक्शन कर रहा है, तो ये तो गलत है, तो उसको रोकना। ठीक है, ये धारा 32 है आपका। तो कोई भी व्यक्ति जो टैक्स केवल अधिकृत पंजीकरण के तहत ही वसूल सकता है, जो जीएसटी रजिस्टर्ड है वही टैक्स वसूल सकता है, तो ये तो सही है आपका, ये सही है आपका। बिना पंजीकरण के टैक्स वसूलने की अनुमति होती है, गलत है। अवैध टैक्स वसूली पर कोई दंड नहीं है, गलत है। केवल सरकार टैक्स वसूल करने का अधिकार है, व्यापारियों को नहीं। व्यापारी भी तो टैक्स वसूलते हैं, माल बेचते समय वो जीएसटी टैक्स लेते हैं कि नहीं, कस्टमर से तो लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर ए सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, टैक्स इनवॉइस अन्य दस्तावेज में टैक्स राशि का उल्लेख के बारे में कौन सा कथन सही है? ये धारा 33 में है, तो धारा भी आपको याद हो जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ते ही। तो यहाँ पे क्या आंसर सही है, क्योंकि हमने थियरी पूरा कवर किया है, तो यहाँ पे सीधा हम आंसर पे बात करेंगे। तो टैक्स इनवॉइस जारी करते समय आपको सभी टैक्स डिटेल देना पड़ेगा, सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी लग रहा है, टैक्स इनवॉइस और अन्य दस्तावेज में टैक्स की राशि स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए, ये सही है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टैक्स की राशि को केवल इनवॉइस दिखाना जरूरी है, दस्तावेजों को नहीं, गलत है। टैक्स की राशि किसी भी दस्तावेज में नहीं दिखानी चाहिए, गलत है। केवल टैक्स इनवॉइस में टैक्स की राशि दिखाई जानी चाहिए, दस्तावेजों में नहीं, ये भी गलत है। बी आंसर सही है यहाँ पे आपका। ठीक है, मतलब धारा 33 में टैक्स इनवॉइस अन्य दस्तावेज में टैक्स की राशि को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। इसका मतलब यह है कि व्यापारियों को न केवल इनवॉइस में बल्कि संबंधित अलग अलग डॉक्यूमेंट जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और जो बिल जारी करते हैं उन सभी, मतलब जो भी रसीद वगैरह जारी किया तो में टैक्स की सही राशि का उल्लेख करना पड़ेगा। यह पारदर्शिता सही टैक्स संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। चलिए 2 क्वेश्चन और है आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है? तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जब आपका टैक्स, क्रेडिट नोट कब, जैसे जब आपने टैक्स का कम कैलकुलेशन किया है तब आप जारी करते हैं, और डेबिट नोट कब जारी करते हैं, जब आपने टैक्स को ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया है तब आप जारी करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट केवल रिटर्न पे जारी किए जाते हैं, गलत है। क्रेडिट नोट तब जारी किया जाता है जब माल की वापसी होती है और मूल्य में कमी होती है, टैक्स में कमी होती है, ये सही है आपका। टैक्स डेबिट नोट माल की वापसी पर होती है, मूल्य में वृद्धि होती है, ये गलत है आपका। बी सही है यहाँ पे, तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट तब जारी किया जाता है जब माल की वापसी होती है, मूल्य में कमी होती है। इसका उद्देश्य ग्राहक को टैक्स की राशि में कमी देना होता है। जब ये भाई माल वापस हो जाएगा, 1 लाख का माल वापस आ गया, तो टैक्स जो आपने वसूल किया है इस 1 लाख पे, इसको आपको देना होगा। ठीक है, जहाँ से माल वापस आया है, तो क्रेडिट नोट हो गया। डेबिट नोट जब माल की आपूर्ति में वृद्धि, आपने 1 लाख का माल और भी बेचा है बाद में, 10 लाख का आपने भेजा था, 1 लाख का बाद में आपने भेजा है, तो इस 1 लाख पे टैक्स आप वसूलेंगे, मांगेंगे, जहाँ पे भी आप सप्लाई कर रहे हैं, तो टैक्स की राशि में वृद्धि की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। द क्वेश्चन नंबर 10 है, धारा 35 अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड्स के बारे में कौन सा कथन सही है आपका? ठीक है, कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है? तो अकाउंट्स एंड अदर, मतलब इसमें मैंने सेक्शन में पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया था कि सभी बिजनेसेस को, सभी व्यापार को अपने सभी खाते और सभी डॉक्यूमेंट को 6 साल तक उन्हें रखना होगा अपने पास संभाल के, कि सरकार को समय समय पे पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, ट्रू एंड फेयर जानकारी सरकार को मिल सके, टैक्स से रिलेटेड सारी जानकारी, तो ये बी आंसर सही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। धारा 36-35 के तहत व्यापार को सभी खातों और दस्तावेजों को कम से कम 6 साल तक रखना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, टैक्स संबंधित जानकारी की जांच और ऑडिट की जा सके। इससे लेखा बही, टैक्स रिटर्न, इनवॉइस, अन्य सभी दस्तावेज आपके शामिल होते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके आगे के सेक्शन को हम कल देखेंगे, 36 से 50 तक के सेक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए जितने भी स्टूडेंट जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, और वो हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे लॉन्च हो गया है। सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।